वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी गोली या एक सिंगल डोज आपके आसपास की पूरी रियलिटी को कैसे बदल सकती है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2026 की ऐसी माइंड बेंडिंग थ्रिलर मूवी जिसका नाम ही अपने आप में एक रहस्य है। ये फिल्म आपसे ऐसे सवाल पूछेगी जिनके जवाब आप शायद कभी जानना ही नहीं चाहते। कहानी में सस्पेंस, धोखा और दिमाग को हिला देने वाले ट्विस्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं जो आपको आखिरी सीन तक अपनी सीट से चिपके रहने पे मजबूर करेंगे। इस मूवी के अंदर दोस्तों पहले बता दिया, सच और इल्यूजन के बीच की लाइन इतनी धुंधली है ना कि एक पॉइंट पर आकर कैरेक्टर के साथ साथ आप खुद होश गवा बैठोगे अपने। तो दिमाग के साथ एकदम से तैयार होकर रेडी हो जाइए इस थ्रिलिंग के लिए। स्वागत आप सभी का। कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से जहां पर एक पेशेंट होता है जो कि कई दिनों के बाद कोमा से बाहर आया। एक्चुअली एक एक्सीडेंट के चलते उसका यह हाल हो गया था। तो डॉक्टर उस पेशेंट से कहता है, कुछ कहना चाहोगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो पेशेंट ठीक से बोल नहीं पा रहा होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो कहानी बताना शुरू करता है। और अब हम चले जाते हैं पास्ट में, जहां हम अर्जुन नाम के बंदे को देखते हैं। वो अपनी पत्नी निधि के साथ घर में शिफ्ट होता है, नए घर में मतलब। दोनों बड़े खुश होते हैं, लेकिन एक अजीब चीज नोटिस करने वाली होती है। कभी कभी निधि को कुछ पुरानी चीजें याद आने लगती हैं और जब वो उसको याद करती है ना तो बिल्कुल सहम जाती है। वो क्या याद करती है अभी मैं आपको बताता हूँ, रुको। लेकिन इससे पहले आप प्रकाश नाम के बंदे से मिल लीजिए। ये प्रकाश एक डॉक्टर है दोस्तों और सारा दिन वो अपनी पत्नी नीता का ख्याल रखता है क्योंकि नीता को लंग कैंसर है, इलाज चल रहा है उसका, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा केयर करने की जरूरत है। अब मैंने आपको प्रकाश के बारे में पहले इसलिए बताया क्योंकि निधि के सहम जाने का कारण भी वही है। हाँ, दरअसल बात यह कि प्रकाश और निधि एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर हुआ करते थे। दोनों को प्यार हुआ, बात तो शादी तक आ गई थी, लेकिन दिक्कत ये हुई कि प्रकाश के घर वालों को निधि पसंद नहीं आई। इसीलिए प्रकाश ने निधि से कह दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी माँ जिसे पसंद करेगी उसी से शादी करूंगा। और इस तरह उसने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ये ब्रेकअप पहले तो नॉर्मल चला, लेकिन बाद में निधि को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इसीलिए उसने प्रकाश को मनाने की कोशिश करी ताकि वो दोबारा से एक हो जाए, लेकिन प्रकाश ने बिल्कुल मना कर दिया। यहाँ तक कि एक दिन निधि अकेले घर पर थी और उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने प्रकाश से कई बार रिक्वेस्ट करी कि आकर एक बार देख तो लो, लेकिन प्रकाश नहीं आया और ब्लीडिंग के चलते बेचारी निधि का मिसकैरेज हो गया। यही वो लम्हा था दोस्तों जिसे जब भी निधि याद करती है सहम जाती है। वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती है तो प्रकाश से, कि उस जैसा घटिया इंसान दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। लेकिन प्रकाश को अभी भी निधि से कोई मतलब नहीं है। उसने अपनी माँ की पसंद के हिसाब से नीता से शादी कर ली, लेकिन अब तो आप जानते ही हैं नीता कैंसर का शिकार है और प्रकाश को उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। दोस्तों ये दोनों का बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ताकि आगे की स्टोरी आपको जरा भी कंफ्यूजिंग ना लगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। इसी बीच हम सिटी हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। ये हॉस्पिटल काफी बड़ा और फेमस है दोस्तों, इसीलिए ज्यादातर लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। यहीं पर हम मिलते हैं एक बूढ़ी आंटी से जिनकी तबीयत खराब है और उनकी बहू उनका ख्याल रख रही होती है। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की आंटी से ये शिकायत होती है कि वो हर थोड़ी देर में अलार्म बजा के स्टाफ को बुला लेती हैं, भले ही जरूरत हो या ना हो, ऐसे ही बस, क्योंकि उनको जब भी घबराहट होती है वो स्टाफ बुला लेती है। इसीलिए स्टाफ उनको समझाता है कि देखिए जब इमरजेंसी रही तभी आप ये करिए, वरना बार बार परेशान मत करिए। अब ऐसे में दिक्कत हो जाएगी ना, कहीं आपको सच में इमरजेंसी आ गई और फिर हमने सोचा कि आप बेवकूफ बना रही हैं और हम नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी। तो आंटी भी मान जाती है। इसी हॉस्पिटल में प्रकाश और निधि दोनों डॉक्टर हैं दोस्तों। प्रकाश जब हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल में उसके लिए एक कमरा है, उसी में वो नीता को रखता है ताकि ऑन ड्यूटी पर भी वो नीता की जो भी जरूरतें हैं उनका ख्याल रख पाए। इसके बाद प्रकाश अपने डेली रूटीन की तरह सारे पेशेंट्स की कंडीशन को चेक करता है और बाकी कामों में लग जाता है। और इस हॉस्पिटल में निखिल नाम का जूनियर डॉक्टर भी है, लेकिन ये निखिल बड़ा ठरकी किस्म का बंदा है दोस्तों। मतलब कोई भी लड़की हो ना उस पर वो जरूर लाइन मारने की कोशिश करेगा, भले ही भाव मिले या ना मिले। अब हम हॉस्पिटल में हो रही कुछ अजीब चीजों को नोटिस करते हैं। दिखाया तो नहीं जाता चल क्या रहा है, लेकिन गड़बड़ तो लग रही होती है। जैसे रात को वॉचमैन और नर्स चुपके से आपस में मिलते हैं, किसी स्टॉक्स की बात करते हैं और ये सारी बातें या जो भी स्टॉक ये इधर उधर करते हैं उसकी सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दी जाती है। यानी कि ये चीज इतना तो कंफर्म कर रही थी कि कुछ तो हो रहा है इस हॉस्पिटल में जो बाकियों की नजरों से छुपा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल में एक आदमी को लाया जाता है जिसकी कंडीशन बड़ी खराब लग रही है, इसीलिए निधि उसका जल्दी चेकअप करती है और ऑपरेशन करने की जरूरत होती है, इसलिए उसका ऑपरेशन हो जाता है। उस आदमी के साथ उसकी पोती मीरा आई होती है। तो जब ऑपरेशन के दौरान मीरा बाहर बैठी होती है ना, वहाँ पे निखिल आता है और जैसा मैंने आपको बताया वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, इसीलिए मीरा से भी बातें करता है कि चिंता मत करो, मैं कह दूंगा सब अच्छे से हैंडल करें। तो मीरा खुश हो जाती है कि चलो बड़ा ख्याल रखने वाला है ये बंदा। और अच्छी बात ये होती है कि ऑपरेशन सफल रहता है, उस आदमी की तबीयत में सुधार आ जाता है।
अब ये देखकर मीरा बड़ी खुश होती है, लेकिन तभी उस आदमी की तबीयत फिर से खराब हो जाती है यार। इसलिए प्रकाश उस आदमी यानी अंकल बोल लो उसे चेक करता है और दवा वगैरह देकर उनकी तबीयत में सुधार लेके आ जाता है। लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि ऑपरेशन के बाद अचानक ऐसा कैसे हो गया, सही से तो ऑपरेशन हुआ था ना, इस बात का डाउट हो जाता है। वो निधि को ही देख के ये बातें सोच रहा होता है कि पता नहीं सही से ऑपरेशन हुआ कि नहीं। तो निधि का मूड और खराब हो जाता है कि प्रकाश अब मुझ पे इल्जाम लगाने वाला है क्या अंकल की तबीयत खराब होने का। लेकिन फिलहाल वो इस बात को इग्नोर कर देती है, ज्यादा नहीं सोचती। अब हॉस्पिटल में सूरज नाम का सिंगर आता है। उसको अचानक में दर्द शुरू हो गया था, तो डॉक्टर्स जल्दी जल्दी उस पर टेस्ट करते हैं। उसका भी ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है, इसीलिए जल्दी जल्दी ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। सूरज की पत्नी अब बड़ी टेंशन में होती है कि अचानक पता नहीं क्या हो गया मेरे पति को, लेकिन ऑपरेशन तो कराना ही है दोस्तों, इसीलिए वो पेपर्स पे साइन कर देती है। ऑपरेशन होता है और किस्मत से वो भी सफल रहता है। इसके बाद हम मीरा को देखते हैं। निखिल से अब वो चैटिंग करने लग गई है, क्योंकि ये एक्सपर्ट निखिल दोस्तों उसको भी पटा चुका है फिलहाल तो, और वो उसको अकेले हॉस्पिटल के टेरेस पे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन जैसे ही वो निखिल से मिलने जाती है और उसका दादा अकेले वार्ड में होता है, तो हम किसी इंसान को देखते हैं, उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो वार्ड में आ जाता है। मीरा के दादा को किसी चीज का इंजेक्शन लगाता है। अब यह लगाती है मतलब कोई भी हो सकता है, वो पता नहीं, लड़की भी हो सकती है, और ये कर वो चला जाता है। अब जब मीरा वापस अपने दादा के पास आती है, उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है, उनकी सांसें फूलने लगती हैं। जल्दी जल्दी प्रकाश और निधि दोनों आते हैं, फिर उस अंकल को शॉक देते हैं। सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और अंकल जी की जान चली जाती है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों। तबीयत ठीक थी, अचानक कैसे हो गया? बाकियों के लिए तो ये अचानक था, लेकिन हमने तो देखा ना क्या सीन हुआ। निधि और प्रकाश दोनों परेशान हो जाते हैं कि अचानक में जान कैसे चली गई। और जब उस अंकल की लाश को ले जा रहे होते हैं, तब उनके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा रोते हैं। ऑब्वियसली रोना ही होता है उन्होंने। प्रकाश को भी बड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया। पर तब उसकी पत्नी नीता उसको समझाते हुए कहती है, कभी कभी मौत जिंदगी से बढ़कर होती है। अरे जिंदगी मुश्किल हो जाती है और मौत का इंतजार रहता है, इसीलिए खुद को दोष मत दो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद हम सूरज को देखते हैं। उससे मिलने हॉस्पिटल का सीईओ गोपीनाथ आता है। वो यहाँ पे सूरज का हाल देखने और अपनी एक खास डील के बारे में बात करने के लिए आया होता है, क्योंकि सूरज के नाम पर दोस्तों एक जमीन है जो गोपीनाथ खरीदना चाहता है, लेकिन सूरज का कोई इरादा नहीं है उसे बेचने का। इसीलिए आज भी वो मना कर देता है गोपीनाथ को कि मैं नहीं देने वाला। लेकिन गोपीनाथ के जाने के बाद सूरज की पत्नी उससे कहती है कि क्यों पंगा लेते हो गोपीनाथ से, जानते हो ना वो कितना पहुंचा हुआ आदमी है, जमीन दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा, हमें सुकून तो मिलेगा कम से कम। लेकिन अब ये सुनकर सूरज गुस्सा हो जाता है कि तुम भी मेरी बात नहीं मान रही हो, तुम जाओ यार यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। और गुस्से में उसकी पत्नी भी चली जाती है। वार्ड खाली होता है। बस दोस्तों किलर को इसी का तो इंतजार था कि पेशेंट अकेला मिल जाए मुझे, वो उसको अपना शिकार बना ले। ऐसा ही सूरज के साथ होता है, क्योंकि वो किलर उसको भी लगा देता है इंजेक्शन। और अचानक में सूरज की भी तबीयत खराब हो जाती है। जल्दी से प्रकाश वहाँ पे आता है, उसे शॉक वगैरह देता है, लेकिन अंकल की तरह सूरज भी चल बसा। पहली बार का इत्तेफाक समझ आता है, लेकिन दूसरी बार सेम चीज होना, वो भी अच्छे भले पेशेंट के साथ होना जो खतरे से बिल्कुल बाहर था, तो ये चीज प्रकाश के दिमाग में शक डाल देती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कोई गड़बड़ कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो उसके पास कोई सबूत वगैरह है नहीं। यही टेंशन उसको सपने में भी आ जाती है। वो देखता है कि नीता का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी जान चली गई है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो सोचता है कि ये तो सपना था। अब इस टेंशन को कम करने के लिए वो सीधे गोपीनाथ से मिलता है। उससे कहता है कि सर मुझे लगता है हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है, शायद कोई जानबूझकर पेशेंट को कुछ दवा देकर मार रहा है। ये सुनकर गोपीनाथ कहता है कि देखो ये इत्तेफाक हो सकता है कि दोनों की जान सेम तरीके से हो, लेकिन तुम किसी को बताना मत, वरना हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। मेरी पहचान का पुलिस ऑफिसर है, उससे कहूंगा केस हैंडल करने को, तो दिक्कत नहीं होगी, तुम बेफिक्र रहो। प्रकाश वहां से चला जाता है, लेकिन उसका दिल अभी भी शांत नहीं होता। वो खुद से भी दोस्तों इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसका शक जा रहा है कि दोनों पेशेंट मरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो और मेरे पेशेंट को मार रही हो। इसलिए वो जाता है निधि के केबिन में और उसकी गैर मौजूदगी में वो हर जगह की तलाशी लेने लग जाता है, जिससे उसको कचरे के डब्बे के अंदर से एक दवा का डोज मिलता है, जो कि आमतौर पर एनेस्थीसिया के लिए काम आती है और इसको लेने से नशा जैसा फील होता है। ये देखकर प्रकाश समझ जाता है कि निधि ने नशा करना बंद नहीं किया शायद। अब यहाँ से हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिसकैरेज के बाद प्रकाश निधि से मिलने आता है। वो तो ये बताने के लिए आया था कि मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना मैं आ जाता। उसकी ये बातें सुनकर निधि हो जाती है गुस्सा। इंजेक्शन के नशे में वो ऑलरेडी थी, तो प्रकाश से गुस्सा होकर वो सीधे चाकू उसकी उंगली में घुसा देती है और प्रकाश की उंगली बुरी तरह से हो जाती है डैमेज, जिसका निशान आज भी गया नहीं है। तो मतलब निशा नशा करती है, उसने वो छोड़ा नहीं है फिलहाल, और नशे की हालत में ही वो हॉस्पिटल में रहती है, ये भी कंफर्म हो चुका है। तो प्रकाश का शक बढ़ता जाता है निधि के ऊपर कि कहीं वही तो ये सब नहीं कर रही। अगले सीन में दोस्तों
वो आंटी जो हमेशा अलार्म बजाया करती थी, उसकी बहू जब अपने पति से बात करने वार्ड के बाहर आती है तो वो किलर उस आंटी को भी इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन वो अच्छे से लगा पाता। आंटी के अलार्म बजाने वाली आदत की वजह से अलार्म बज जाता है। तो फिर जल्दी से वहाँ पे प्रकाश आता है और आंटी को जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करता है। इससे होता यही कि आंटी की जान बच जाती है। लेकिन जब इंजेक्शन लगा था ना, वो सोई थी। इंजेक्शन के बाद उसकी आंख खुली तो वो नहीं देख पाई कि ऐसा किसने किया। लेकिन प्रकाश आंटी का ब्लड सैंपल ले लेता है ताकि डिटेल्ड जांच हो सके कि आखिर ऐसा क्या दिया गया था उनको। अब दिक्कत ये थी कि हॉस्पिटल में वो जांच नहीं कर सकता था, वरना अगर किलर यहीं का हुआ तो उसे शक हो जाएगा। इसीलिए प्रकाश क्या करता है, अपने दोस्त को ये टेस्ट करने को कहता है और दोस्त कंफर्म कर देता है कि ब्लड में कुछ तो मिला है, लेकिन वो क्या है ये मैं 1 हफ्ते में ही पूरी डिटेल निकाल के दे पाऊंगा। तो प्रकाश को ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये काम इत्तेफाक नहीं है, सच में कोई पेशेंट्स को मारने के लिए उन्हें कुछ दे रहा है। अब हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछने पर प्रकाश को ये पता चलता है कि निधि हमेशा उन्हीं पेशेंट्स की देखरेख कर रही थी जिनकी जान गई है इंजेक्शन के चलते, और जरूरत ना पड़ने पर भी वो उनको देखने के लिए जाती थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर प्रकाश निधि को मिलने बुलाता है। अब वो आना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आती है। प्रकाश कहता है, क्या अभी भी तुम नशा कर रही हो और नशे में हॉस्पिटल में रहती हो? क्योंकि जो पेशेंट्स मर रहे हैं, मेरा शक है कि तुम ही उनको कुछ दे रही हो मारने के लिए, ताकि मुझसे बदला ले पाओ ना। और ये सुनने के बाद निधि का दिमाग खराब हो जाता है कि अरे इतना घटिया आरोप मुझ पे कैसे लगा सकते हो तुम। वो गुस्से में चली जाती है, लेकिन गुस्सा करने से अपराधी निर्दोष नहीं हो जाता दोस्तों। इसीलिए प्रकाश पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को अननोन नंबर से फोन करके कह देता है हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन देकर पेशेंट को मार रहा है। इसीलिए सारे डॉक्टर्स और स्टाफ पैनिक करके गोपीनाथ के पास पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, वरना हमारे ऊपर भी केस बन सकता है। इसीलिए प्रेशर के चलते मजबूरी में गोपीनाथ अपनी पहचान के पुलिस ऑफिसर को इस केस की जानकारी निकालने के लिए कह देता है, और फिर वो ऑफिसर विवेक नाम के ऑफिसर को ये केस थमा देता है कि तुम इसको अनऑफिशियल तरीके से हैंडल करो, और जब लगे कि सच में कोई पेशेंट्स को मार रहा है तब ऑफिशियल तरीके से जांच होगी। इसीलिए विवेक तैयार हो जाता है, और पहले से अपने पुराने केस को लेकर वो गुस्से में था, क्योंकि उसने अपराधी को पकड़ लिया था, लेकिन थोड़े से सबूत के कारण वो अपराधी आजाद हो गया। इसीलिए विवेक फैसला करता है कि एक केस तो गया, लेकिन ये पेशेंट किलर वाला केस कैसे भी पूरा करके रहूंगा। वो हॉस्पिटल में आकर सबसे पहले सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन काफी सारी फुटेजेस डिलीट थी। सीसीटीवी वाला बंदा कहता है कि सर टेक्निकल इश्यू के चलते ऐसा हुआ है, मैंने गोपीनाथ सर से शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं कराया। तो विवेक गोपीनाथ से बात करने आता है। वो भी यही कहता है कि देखो टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, फुटेजेस डिलीट हो गई होगी तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से समझ चुका था विवेक कि गोपीनाथ कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद विवेक सारे स्टाफ से पूछताछ करता है और प्रकाश से भी बातें करता है कि किस पे शक है तुम्हें जो ऐसा कर सकता है। प्रकाश कह देता है कि मेरा शक तो निधि पे, वही ये कर रही होगी। तो विवेक निधि से मिलने आ जाता है और कहता है डॉक्टर ने आपके ऊपर शक बताया कि आप ही पेशेंट्स को मार रही हो। निधि को फिर गुस्सा आ जाता है कि उस प्रकाश की बातें सुनकर आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो। अरे अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, पहले बता दिया। इसीलिए विवेक कहता है कि ठीक है, मैं परमिशन लेने के बाद आपका टेस्ट जरूर लूंगा। तो इसके बाद विवेक सबसे पहले तो निधि से जुड़े सारे लोगों से बातचीत करता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि निधि का नेचर ऐसा है कि अगर कोई तकलीफ में है तो उस तकलीफ वाले इंसान को मार दिया जाए तो बेहतर है। ऐसी निधि की सोच है, और ऐसा ठीक उसने अपने एक बार कुत्ते के साथ भी किया था। जब उसका कुत्ता बीमार था तो उसकी तकलीफ कम करने के लिए निधि ने इंजेक्शन देकर उसकी जान लेने का फैसला किया। अब ये चीजें क्या करती हैं दोस्तों पता है, निधि के ऊपर और शक बढ़ा देती हैं। दूसरी तरफ निखिल को गोपीनाथ अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम ये बताओ कि आखिर मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्या हो गया है? क्योंकि दोस्तों निखिल का चक्कर गोपीनाथ की बेटी से चल रहा है। वो एक ही टाइम पर 2-3 लड़कियों को डेट करता है। मैंने पहले बताया ना आपको उसकी जो सोच है कैसी है। गोपीनाथ उससे कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहे, उसी में तेरी भलाई है। लेकिन उल्टा निखिल कहता है कि सुनो ना, हॉस्पिटल में क्या होता है सबकी जानकारी है। स्टॉक्स में सारी एक्सपायर्ड दवाइयाँ, इलीगल ऑर्गन्स वगैरह आते हैं। ये सारे काम गोपीनाथ तुम इस वॉचमैन के साथ मिलके करते हो ना, जिसमें बाकी नट्स भी तुम्हारा साथ देते हैं। क्यों हिल गए क्या? अरे सबकी जानकारी है गोपीनाथ मुझे। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं तो 20% प्रॉफिट मुझे दे दो, मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। इतनी सारी चीजें बताएं निखिल को, और इतना कहकर वो चला जाता है। गोपीनाथ भी हैरान होता है कि इसको किसने बताया, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। इसके बाद विवेक को दिखाते हैं, उसको निधि के ऊपर लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की परमिशन नहीं मिली होती, लेकिन फिर भी वो टेस्ट लेता है, जहां वो निधि से सवाल करता है कि क्या तुम प्रकाश से नफरत करती हो, जिस पर वो ना कहती है।
पर यह साफ झूठ पकड़ा जाता है। इसके बाद विवेक कहता है कि क्या प्रकाश को बर्बाद करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो? निधि इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसका जवाब हाँ ही होता, इसीलिए वो टेस्ट छोड़ के चली जाती है और विवेक समझ जाता है कि यही किलर है। लेकिन जब सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि विवेक ने बिना परमिशन के लाई डिटेक्टर टेस्ट किया तो उसको डांट मिलती है बहुत। तो विवेक भी कह देता है कि सर, केस सॉल्व करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरा काम करने दीजिए। इधर दोस्तों प्रकाश हॉस्पिटल की पार्किंग में होता है, जहां वो देखता है कि एक नर्स किसी बाइक वाले को किसी तरह की दवा थैली में डाल के दे रही है। तो प्रकाश जल्दी से उस आदमी का पीछा करता है और उसको दबोचते हुए देखने की कोशिश करता है कि नर्स ने इसको क्या दिया। तो पता है क्या, उसमें वही दवाई होती है जो निधि के केबिन से मिली थी, नशे वाली। इसीलिए प्रकाश उस नर्स से पूछताछ करता है। वो नर्स कहती है कि सर, वो मेरा बेटा है, नशे की आदत है उसको, तो उसी को ये दवाई देती हूँ ताकि वो कुछ गलत काम न कर ले, गलत कदम न उठा ले। और ये दवा मैं चुरा कर निधि मैम के केबिन में छुपाती हूँ और वहाँ से अपने बेटे को दे देती हूँ, क्योंकि निधि अपने केबिन में ज्यादा नहीं होती तो दवा छुपाना आसान होता है। अब ये सुन के प्रकाश को लगता है झटका। इसका मतलब वो दवा निधि की नहीं थी, यानी कि निधि नशा भी नहीं कर रही है, फिलहाल नशा उसने छोड़ दिया है। नर्स तो ये भी बताती है कि मैंने आपसे पहले झूठ कहा था कि निधि आपके केबिन में आती है आपकी गैर मौजूदगी में, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया। और यहाँ पे प्रकाश समझ जाता है कि निधि निर्दोष हो सकती है। अब अगले सीन में दवा का सैंपल आ जाता है जो प्रकाश ने अपने दोस्त को टेस्ट के लिए दिया था। वो दोस्त कहता है कि जो डोज देकर पेशेंट्स को मारा जा रहा है वो ब्रोमाइड है। ये काफी खतरनाक दवा होती है जिसको ज्यादातर मर्सी किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई इंसान या जानवर तड़प रहा हो, इलाज ना हो उसको बचाने का, तो उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए ये ब्रोमाइड का इंजेक्शन दिया जाता है। और अब किलर यही इंजेक्शन देकर पेशेंट्स को मार रहा है। ये सबूत तो काफी बड़ा था दोस्तों, लेकिन निधि के खिलाफ है या नहीं ये तो उसके घर जाने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए विवेक चुपके से निधि के घर पे जाता है और जब वो घर पर नहीं होती तो विवेक वहाँ पे खोजबीन करता है दवाइयों की, लेकिन उसको नहीं मिलता कुछ। मतलब अगर मिल जाता तो कंफर्म हो जाता कि वो ब्रोमाइड छुपा के रखी हुई है और वही हत्या कर रही है, लेकिन नहीं मिला तो फिलहाल तो कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद हम हॉस्पिटल को देखते हैं। वहाँ तो अफरा तफरी मची होती है क्योंकि निखिल ने टेरेस से कूद के जान देने की कोशिश की और ये करने से पहले वो सभी को मैसेज कर देता है कि मैं ही वो किलर हूँ जिसने लोगों की जान ली और अब मैं खुद भी अपनी जान देना चाहता हूँ। लेकिन किस्मत से क्या होता है पता है, उसकी जान बच जाती है। प्रकाश उसका इलाज करता है जिससे निखिल नॉर्मल तो नहीं होता, लेकिन हल्की फुल्की बातें वो कर लेता है। और तभी प्रकाश को उसके कमरे में जो हॉस्पिटल में मौजूद था, मतलब जहाँ नीता भी रहती है, वहाँ से ब्रोमाइड की दवा मिलती है। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस कमरे में उसके और नीता के अलावा कोई तीसरा नहीं आ सकता था, तो आखिर ये दवा यहाँ पे आई कैसे? उसका पूरा शक चला जाता है कि ये काम नीता का होगा। वो अपने कैंसर से डर रही है, इसीलिए उसने बाकियों को भी मार डाला। तो वो नीता से आकर डायरेक्ट कह देता है कि ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों मारा मेरे पेशेंट्स को। अब नीता घबरा जाती है, मानो सच्चाई सामने आ गई हो और डर गई हो। उसकी हालत खराब देखकर जल्दी से प्रकाश उसको संभालता है। लेकिन दोस्तों आपको लगा होगा कि चलो किलर मिल गया, लेकिन नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी नहीं भाई। मैंने कहा था ना ट्विस्ट आएंगे, वो तो आने बाकी हैं अभी। अगले सीन में निखिल विवेक को अपने पास बुलाकर पहले तो गोपीनाथ के सारे काले करतूतों के बारे में सब बताता है और एक और शॉकिंग जानकारी देता है कि सर, मैंने कई बार प्रकाश सर को अपने आप से बातें करते हुए देखा है। कोई नहीं होता है उनके पास, लेकिन फिर भी वो बातें करते रहते हैं। मुझे लगता है उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। ये सुनकर विवेक प्रकाश की थोड़ी हिस्ट्री निकालता है और जो उसको पता चलता है ना दोस्तों, होश उड़ जाते हैं उसके, क्योंकि जिस नीता के साथ प्रकाश रह रहा है वो तो असल में 1 साल पहले मर चुकी है। इसका मतलब हमने जो भी सीन देखे प्रकाश के नीता के साथ, वो सब सिर्फ प्रकाश के दिमाग में चल रहा इमेजिनेशन था। उसका नीता से कहना कि तुम मेरे पेशेंट्स को मार रही हो, ये सब और सिर्फ इमेजिनेशन था, भ्रम था, क्योंकि नीता तो कब की मर चुकी है। विवेक का डाउट जाता है प्रकाश पर और वो उस पे चुपके से नजर रखने लग जाता है कि आखिर ये करता क्या है। इसके बाद पीछा करते करते विवेक एक बहुत ही पुराने घर में जाता है, जहाँ पर पहले नीता और प्रकाश रहते थे, वही घर, लेकिन अब प्रकाश यहाँ पे अकेला रहता है। और जब विवेक अंदर जाता है ना, उसको दिखाई देता है कि प्रकाश अपने आप से बातें कर रहा है। विवेक उससे तुरंत कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, फिर उससे कैसी बातें कर सकते हो तुम? देखो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हारे इस पागलपन ने ही तुम्हारे पेशेंट्स की जान ली है। अब ये सुनकर प्रकाश भड़क जाता है और सीधे विवेक पे हमला कर देता है, लेकिन विवेक उसको बंदी बना के कहता है कि बता आखिर सच्चाई क्या है, क्यों मारा तूने पेशेंट्स को? वेलकम दोस्तों, स्वागत आपका कहानी में इम्पोर्टेंट पार्ट में। तो वो कहता है, मैं और नीता एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन नीता कैंसर का शिकार हो गई। एक वही तो थी मेरी दुनिया जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कैंसर ने अच्छी भली नीता की जिंदगी नरक बना के रख दी। अरे मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डेली तड़पते रहती थी नीता, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे।
इसीलिए दोस्तों कहानी में प्रकाश से वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मार दे, मर्सी दे दे मुझे, मर्सी किलिंग। अब ये चीज प्रकाश के बस की थी नहीं कि मतलब नीता को अपने हाथों से कैसे मारेगा, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता। लेकिन समय के साथ क्या होता है, नीता की तबीयत और खराब हो जाती है। वो पल पल मौत से बहुत ही ज्यादा तकलीफ सहती है। उसकी चीखें प्रकाश की जान लेने को काफी होती हैं। इसलिए आखिरकार वो क्या करता है, नीता की जान लेने का फैसला करता है। वो ब्रोमाइड का इंजेक्शन लगाकर नीता की जान ले लेता है। जहां वो तो बड़ी खुश थी प्रकाश के इस फैसले से, लेकिन प्रकाश उससे इतना प्यार करता था कि वो अपने दिमाग से नीता को निकाल ही नहीं पाया। उसको हर समय इमेजिन करना उसने शुरू कर दिया, जो उसके पागलपन की थी शुरुआत। और तब से जब भी प्रकाश किसी पेशेंट को देखता, उसको ऐसा फील होता कि मैं इसकी जान ले लूं तो इसको सुकून मिल जाएगा। और दोस्तों यही प्रकाश था वो किलर जो अपनी उसी नकली उंगली, जिसको निधि ने चाकू मारकर काट डाला था, उसमें ब्रोमाइड का इंजेक्शन छुपा के रखता था और पेशेंट्स के अंदर डाल देता था। मतलब बचाने वाला ही राक्षस बन गया। था ना कमाल का ट्विस्ट। अब आप बताइए किस किस ने ऑलरेडी गेस कर लिया था कि किलर प्रकाश होगा, कमेंट्स में बताइए। अब सच्चाई जानकर विवेक तो हैरान होता है। फिर वो प्रकाश को जेल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा प्रकाश ही उस पर हमला कर देता है और चोट गहरी लगने से विवेक कोमा में चला जाता है। और जब उसको होश आता है, यही है मूवी का शुरुआत वाला सीन, जहां विवेक ही डॉक्टर्स को प्रकाश की कहानी बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात थी, कोई उस पर यकीन नहीं करता। उनको लगता है कि ये कोमा में था, मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। इसीलिए विवेक को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन तब आता है वहाँ पे प्रकाश अपना अधूरा काम पूरा करने, मतलब विवेक को मारने। और वो वही ब्रोमाइड का इंजेक्शन विवेक को मारने में लगा देता है। लेकिन पिछली बार विवेक हार गया था, इस बार नहीं। वो अपना बचाव करता है और वो इंजेक्शन प्रकाश के अंदर ही लगा देता है। इससे विवेक तो बच जाता है, लेकिन प्रकाश की मौत हो जाती है। फाइनली केस सॉल्व हो गया दोस्तों। प्रकाश मरने के बाद नीता से मिल जाता है। इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। कैसी लगी बताना जरूर। और तब तक के लिए एक और जबरदस्त मूवी स्टोरी देखनी हो तो स्क्रीन पर दिख रही ये वीडियो जरूर क्लिक करिए, मजा आएगा आपको। मिलते हैं वहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।